चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले एक ऐसी छोटी सी बच्ची की बात करेंगे जो शतरंज की बिसात पर खुद को साबित करती जा रही है। सोचिए, महज 6 साल की उम्र में इस बच्ची ने विश्व रैंकिंग में पहला स्थान पाया। बच्ची का नाम अनुप्रिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली अनुप्रिया की चर्चा आज हर तरफ हो रही है, क्योंकि इस बच्ची ने कुछ खास किया है, ऐसा कमाल किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेकंड क्लास में पढ़ रही इस बच्ची ने शतरंज के दिमागी खेल में कई लोगों को पीछे छोड़ दिया है। शतरंज की बारीकियों को महज 6 साल की उम्र में बखूबी समझ रही है ये छोटी सी बच्ची। जितनी छोटी उम्र उतनी तेजी के साथ चलता है अनुप्रिया यादव का दिमाग। वैसे आज ये नाम इसीलिए भी सभी की जुबान पर है क्योंकि इस बच्ची ने कुछ खास किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेकंड क्लास में पढ़ रही अनुप्रिया ने शतरंज के दिमागी खेल में नंबर 1 की कुर्सी हासिल की। दरअसल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने 6 साल तक के बच्चों की एक नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी की, जिसमें अनुप्रिया ने पहला स्थान पाया। बेशक ये उपलब्धि अनुप्रिया के घर वालों को बेपनाह खुशी दे गई। बहुत खुशी होती सर, मतलब अब शब्दों में तो उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी ज़्यादा जब से ये वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट आई है तब से ऐसा मतलब कि अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। प्रयागराज में अपने परिवार में सबसे छोटा सदस्य है अनुप्रिया, जिसने शतरंज का ककहरा तो अपनी बड़ी बहन प्रिया से ही सीखा। जहां इस छोटी सी उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों, दूसरे खिलौनों, पकड़म पकड़ाई जैसे खेलों में पूरा दिन बिता देते हैं, वहीं इंडोर शतरंज की बिसात पर दिमाग के साथ तेज उंगलियां चला रही अनुप्रिया को देख शतरंज के दिग्गज भी हैरान हैं। ये बच्ची विश्वनाथन आनंद को अपना आइडियल मानती है और उन्हीं की तरह ग्रैंड मास्टर बनना चाहती है। दीदी खेलती थी तो उसको देख के मैंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया और दीदी ने ही मुझको सिखाया है। क्या बनना चाहती हो आगे जाकर मैं ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चेस खेलती हूँ और चेस में जो सबसे हाई लेवल का होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। बड़ी बहन प्रिया को शतरंज खेलता देखी अनुप्रिया शतरंज को आजमाने लगी, जिसे देख माता पिता ने भी उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ाया। आज अनुप्रिया की उपलब्धि पर पिता गर्व के साथ कह रहे हैं कि दोनों बेटियों के नाम से ही आज उनकी पहचान है। सर, बेटियां घर की शान होती हैं, रौनक होती हैं। हमारी भी 2 बेटियां ही हैं, इसलिए हमारे लिए हम बेटों से बढ़ के हैं और हमारा यही सपना है कि इनके नाम से हम जब भी जाने जाते हैं। हमको हमारे अगल बगल में अगर कोई जान पहुंचेगा तो कोई भी बोलेगा प्रिया यादव का घर बताइए, अनुप्रिया यादव का घर बताइए, तो सीधे हमारे घर पहुंच जाएंगे। हमारा नाम तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बेशक 6 साल की उम्र में अनुप्रिया ने न केवल परिवार का मान बल्कि देश दुनिया में प्रयागराज का सम्मान भी बढ़ाया है। फिलहाल तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस की बुली दूसरे, बांग्लादेश की वारिसा तीसरे और इंग्लैंड की नूवी चौथे नंबर पर रही। वहीं नंबर 1 पर काबिज होकर अनुप्रिया फिलहाल प्रगति के रास्ते पर बढ़ चली है। लक्ष्य है ग्रैंड मास्टर बनने का, जिसका सपना उसकी छोटी छोटी आंखों में पल रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनुप्रिया खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुप्रिया, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कभी आपने सोचा था इतनी छोटी सी उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे आप? यस मैम, मैंने सोचा था, पर ये तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। ये तो कभी नहीं सोचा, ये तो मेरे परिवार ने भी नहीं सोचा था। पर आज मतलब इतने दिन से ये हो रहा है, मुझे ये बहुत खुश देख के बहुत अनुप्रिया, आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा धमाका हुआ है? समझ आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अनुप्रिया का अच्छा लग रहा है अनुप्रिया को, है ना? यस मैम। अनुप्रिया, ये बताओ, आप ना सही में बहुत ही छोटे हो। मतलब सीरियसली विश्वास हमें भी नहीं हो रहा है कि आप इतने से छोटे से बच्चे हो और आपने मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मतलब नंबर 1 आप खिलाड़ी बन गए हो। आपने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। आप तैयारी कब से कर रहे थे? अभी तो आप 6 इयर्स के ही हो। एक्चुअली मैम, मुझको बचपन से ही इतना वो था, क्योंकि मम्मी पापा दीदी मुझको इतना वो करती थी कि मतलब मैं इतना वो सोचते थे कि मैं मतलब 8 साल के अंदर ही मैं जीएम बन जाऊं। ये मेरा सपना है, बस ये सपना नहीं है कि मैं
बस ये ग्रैंड मास्टर बनूं। मेरा यही सही है। ये तो पूरे परिवार का भी सपना है कि मैं ग्रैंड मास्टर बनूं। अच्छा, पर ये तो मेरी मम्मी का भी सपना है कि मैं आपको याद है पहली बार आपने चेस बोर्ड कब देखा था? सारी वो जो गीटियां हैं उसके बारे में किसने क्या क्या बताया? पहली बार कब देखा था? आपको याद है वो लम्हा? हाँ, मैंने 2 साल में वो बोर्ड देखा था। माय गॉड। और आपकी दीदी के साथ आप खेलती थी? दीदी ने कैसे सिखाना शुरू किया? सबसे पहले तो मम्मी ने सिखाना शुरू किया था दीदी से देखकर। मम्मी ने दीदी से सीखा था, फिर पापा ने सिखाया, फिर पापा भी मेरे साथ बोर्ड पे बैठ के खेलने लगे, फिर दीदी ने सिखाया। अभी भी दीदी वैसे सिखाती है, पर पहले भी जब पापा से भी हाई लेवल पे हो गई तो दीदी ने सिखाना शुरू किया था तब से। और अच्छा, जो दीदी अनुप्रिया, सिखाती थी वो जब आप अपनी दीदी के साथ मैच करते हो तो कौन जीतता है? ये इंटरेस्टिंग है। दीदी जीती है या आप? तो दीदी, मतलब कभी कभी दीदी मतलब फंस जाती है, पर लास्ट में दीदी जीत जाती क्या बात है, दीदी फंस जाती है। अनुप्रिया, ये बताओ कि चेस जो है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में ये बताओ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं सब तो खेल नहीं पाते होंगे चेस, तो फिर आप कैसे खेलती होंगी उनके साथ? और वो क्या बोलते हैं जब आप चेस खेलते होंगे तो? या आप बोलते होंगे कि चलो मेरे साथ, चलो हम लोग मिलके चेस खेलते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मैथ तो नहीं बोलती, पर वो लोग बोलते हैं कि अनुप्रिया मेरे साथ चेस खेलो। ओह, वो खेलना चाहते हैं आपके साथ चेस? यस मैम। अच्छा, जब आपके स्कूल में सबको पता चला तो क्या हुआ? आपका वेलकम हुआ वहां पर? यस मैम। कैसे? वहाँ पर मतलब जैसे वो रहता है कि टीचर्स खड़ी रहती हैं दरवाजे पर, मैं कमेंट प्रिंसिपल करके वैसे करना तो पड़ता ही है, पर जो टीचर्स खड़ी रहती हैं वो तो बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, टीचर्स आपके लिए खड़े रहते हैं, और क्या चाहिए बच्चों को, आई थिंक। और फिर क्या हुआ आप जब गए? क्योंकि अब तो बहुत से मीडिया वाले आपके पास आ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? हैप्पी हैप्पी? यस मैम, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। अब हर साल चैंपियनशिप जीतोगी? यस मैम। ये तो परिवार, अब तो मेरा पूरा परिवार बोल रहा है कि तुम हर मंथ फर्स्ट रैंक बनाए रहो। अरे वाह। अच्छा, पार्टी कैसे की? घर वालों ने कुछ खाने के लिए दिलाया? चॉकलेट लाए पापा? हाँ, चॉकलेट रखी है। आपको क्या पसंद है खाने में? खाने में मुझको घर का खाना पसंद है, जैसे दाल सब्जी खिचड़ी हुई, वो सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये बताओ, अब तो स्पेशल, आज तो स्पेशल डे है, तो ऐसे में आप क्या चाहते हो? क्या आपके घर के लोगों के साथ आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? मेरा तो मन है कि बड़ा सा केक लाए या ना लाए, पर चाहे छोटा सा ही केक लाए, उसमें कैंडल जला के मतलब ये सब पूरा वो करे। बड़ा केक आएगा आपके लिए अनुप्रिया, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा केक आएगा। और ये बताओ कि आप सिर्फ चेस ही पसंद करते हो या फिर इसके अलावा और दूसरा भी कोई गेम खेलना आप पसंद करते हो? मैम, डांस मुझे बहुत पसंद है। वो तो मैं बचपन से जब चलने लगती थी, मतलब जब घुटने के बल चलती थी तभी मैं हिलने लगती थी। अनुप्रिया, आपको पढ़ना अच्छा लगता है साथ साथ? यस मैम। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ है और इंग्लिश है। वैसे मैथ जब आगे जाएंगे तो तब तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर अगर सीखते रहेंगे तो कठिन नहीं लगता। तो अभी इजी लगता है? हाँ, जैसे SKG वाला हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। अभी आप 6 इयर्स की हो? अभी तो 6 इयर्स की हूँ। अच्छा, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे 5 सितंबर को आता है। अरे वाह, उस दिन तो टीचर्स डे होता है, शिक्षक दिवस है। यस मैम। इसीलिए आप इतने इंटेलिजेंट हो। यस मैम। अभी दीदी ने बोला है आपको, वो क्या दिलाएगी आपको? अब तो आप वर्ल्ड नंबर 1 हो गए, चैंपियन। अब दीदी जो बोलेगी वही दिलाएगी। आपने कोई डिमांड नहीं रखी है कि मुझे ये चाहिए?
अब देखो मैंने इतना बड़ा खताब अपने नाम कर लिया, या मम्मी पापा को कुछ बोला आपने कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए? मुझको गिफ्ट में तो कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट में बस यही चाहिए, मुझको बस एक तो रिमोट कार चाहिए, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। एक तो रिमोट कार। आपके सारे फैंस बन गए हैं हम, एक एक कार आपके घर भेजते हैं क्या? नहीं, मुझको तो वो वाली रिमोट कार पसंद है, बस एक कार और एक रिमोट कार की। एक ही कार चाहिए। चलिए अनुप्रिया, हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपको, ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप बहुत ही जल्दी, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीत लिया है, इसके आगे तमाम खिताब आप जीतती रहें, जो भी आपका सपना है, परिवार का सपना है, वो जल्दी पूरा हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। बात कर लेते हैं जगमगाती काशी की, जहां G20 के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का सम्मेलन था और इसका शुभारंभ हो चुका है। विदेशी मेहमानों की आगवानी के लिए काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि G20 डेलीगेट्स का स्वागत विदेश मंत्री जयशंकर ने किया, लेकिन इस मौके पर बनारस के घाटों की रौनक देखते ही बनी। डेलीगेट्स ने गंगा में क्रूज की सवारी के साथ साथ मशहूर गंगा आरती का भी आनंद लिया। सोमवार को वाराणसी में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा। G20 की बैठक में कुछ ऐसे गर्मजोशी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 देशों से आए इन मेहमानों का स्वागत किया। लेकिन इससे पहले ये दिव्य नजारा आप जरूर देखें। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट। हालांकि ये नजारा काशी के लिए नया नहीं है, लेकिन ये मौका खास था क्योंकि इस दिव्य नजारे का आनंद लेने के लिए दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बनारस में इन विदेशी मेहमानों का स्वागत बेहद पारंपरिक अंदाज में हुआ। उनके स्वागत में इन लोक कलाकारों का नृत्य भी शानदार रहा। यही नहीं, मेहमानों का स्वागत भोलेनाथ के वाद्य यंत्र डमरू से भी किया गया और कई डेलीगेट्स तो डमरू बजाने की कोशिश भी करते दिखे। G20 देशों से आए मेहमानों को काशी की सैर भी कराई गई। गंगा नदी पर बने नमो घाट देखने भी डेलीगेट्स गए। यही नहीं, उन्होंने गंगा में क्रूज की सवारी को भी खूब एंजॉय किया। दशाश्वमेध घाट पर आरती के बाद काशी का आसमान भी आतिशबाजी से नहा गया। ये नजारा देखने लायक था। इस मनभावन तस्वीर को डेलीगेट्स अपने कैमरे में कैद करते भी दिखे। 13 जून तक चलने वाले इस समारोह के लिए वाराणसी का श्रृंगार भी भव्य तरीके से हुआ है। बता दें कि वाराणसी में G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक का आगाज हो गया है, जो 13 जून तक चलेगी। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में दुनिया के कई खास मुद्दों पर दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात काशी की हो रही है तो आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजन किया। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया और जगत कल्याण की कामना की। और चलिए अब बात करते हैं राम भक्तों की अनोखी आस्था की। एक तरफ अयोध्या में तेजी से राम मंदिर बनाने का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ राम भक्त ईंट और पत्थरों से अपने सपनों का मंदिर बना रहे हैं।
राम मंदिर के लिए जिन शिलाओं से मूर्ति गढ़ी जाएगी, उन दिव्य शिलाओं को लेकर राम भक्तों की अनोखी आस्था दिखाई दे रही है। अयोध्या पहुंचे राम भक्त कारसेवकपुरम में रखी दिव्य शिलाओं की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम, और राम नगरी अयोध्या के कण-कण में राम का नाम और राम धुन रची बसी है। अब जरा राम भक्तों की इन अनोखी तस्वीरों को देखिए, जहां राम भक्त ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से अपने सपनों का मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या पहुंचे राम भक्त कारसेवकपुरम में रखी इन दिव्य शिलाओं की परिक्रमा करते हैं। कोई इन पर फूल चढ़ाता है तो कोई तिलक लगाता है। कुछ श्रद्धालु अपने साथ लाई ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से अपने सपनों का मंदिर भी बनाते हैं। एक के ऊपर एक जितने पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, उतने मंजिल के सपनों के महल की कामना की जाती है। तो कुछ लोग अपनी जैसी जिसकी इच्छा, कोई ईंट लेके आता है तो वहीं रख करके उस पर प्रणाम कर लेता है, रख देता उसके ऊपर। एक भावना है व्यक्ति की, वो भावना किस रूप में प्रकट करना चाहता है, तो उसकी जो भी इच्छा होती है हम उसका स्वागत करते हैं। अयोध्या के राम कारसेवकपुरम में इसी तरह आस्था के रंग बिखरे हुए नजर आते हैं, जहां राम भक्त अलग अलग तरीकों से अपनी भावनाओं का इजहार करते दिख जाएंगे। ये विश्वास है आने वाले आदमी का, दर्शनार्थी का जो है विश्वास है, वो विश्वास हर चीज में प्रकट कर सकता है। फूल की माला दे करके, प्रसाद दे करके, ईंट रख करके, कुछ भी करके, वो उनके एक आस्था है कि हृदय के भाव है, वो किस रूप में प्रकट कर दे व्यक्ति। असल में कारसेवकपुरम में नेपाल, कर्नाटक, राजस्थान और दूसरी जगहों से आई शिलाओं को रखा गया है। बताया गया है कि इन शिलाओं से राम मंदिर के लिए मूर्तियां गढ़ी जाएंगी, और इसीलिए राम भक्तों में इन दिव्य शिलाओं के प्रति अनोखी आस्था दिखाई दे रही है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। श्रद्धालु खुशी से झूम रहे हैं। भगवान राम और माता सीता पर गीत, भजन और कविताएं रची जा रही हैं। और इस बीच कवित्री अंजना सेंगर ने माता सीता के जीवन के पहलुओं और भावों को छंद में पिरोया है। उनकी इस किताब का इस महीने के आखिर में विमोचन होगा। कि करे समर्पित नारी सब कुछ, फिर भी मिले न मान, लिया भूमि ने गोद सुता को, किया महाप्रस्थान। यानी जब माँ सीता भूमि की गोद में बैठ गई हैं, धरती माता की गोद में बैठी हुई हैं, तब वो कह रही हैं कि नारी सब कुछ समर्पित कर दे, फिर भी उसे मान नहीं मिलता, और इसके बाद वो धरती में समा गई। तो ये एक करुण कथा है। इसमें कहीं पर भी माँ पूरे जितना भी रही हैं वन में, भगवान राम के प्रति उनके मन में कहीं पर भी कोई रोष नहीं है, कोई आक्रोश। चलिए राम नगरी अयोध्या से अब रुक कर लेते हैं भगवान बद्री विशाल के दरबार का। भगवान बद्री विशाल के ध्यानाध्यक्ष कुबेर जी की रविवार को बामड़ी गांव वो पहुंचे, जहां परंपरा अनुसार जेठ पूजा की गई। और डोली से पहुंचे कुबेर जी पूजा संपन्न होने के बाद बामणी गांव का भ्रमण करते हुए फिर से बद्रीश पंचायत में विराजमान हो गए। परंपरा के अनुसार श्री कुबेर जी को जेठ माह में एक दिन के लिए बामणी गांव में बुलाया जाता है। ये है कुबेर की डोली, जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बद्रीनाथ धाम स्थित बामड़ी गांव में पहुंची है। भगवान बद्री विशाल के धनाध्यक्ष माने जाने वाले कुबेर जी की ये डोली जेठ पूजा के लिए निकाली गई है। परंपरा के अनुसार श्री बद्रीश पंचायत में विराजमान भगवान श्री बद्री विशाल जी के धनाध्यक्ष श्री कुबेर जी को जेठ माह में एक दिन के लिए गांव की प्रजा यानी ग्रामीणों का कुशलक्षेम जानकर आशीर्वाद प्रदान करने बामड़ी गांव में बुलाया जाता है। बद्रीनाथ धाम स्थित बामड़ी गांव में रविवार को कुबेर जी जेठ पुजाई के लिए डोली यात्रा के साथ पहुंचे, जहां उनका अभिषेक, पूजन, भोग अर्पित कर आरती की गई।
परंपरा के अनुसार शाम को फिर भगवान श्री बद्रीश पंचायत में विराजमान हुए। बद्रीनाथ में पूरे विधि विधान से जेठ पूजाई संपन्न हुई। इसके बाद कुबेर बामड़ी गांव का भ्रमण कर फिर बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित हो गए। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने के बाद भगवान कुबेर बद्रीश पंचायत में विराजमान रहते हैं, लेकिन जेठ माह में वो अपनी प्रजा को देखने स्वयं गांव में पधारते हैं। परंपरा के अनुसार इससे पहले ग्रामीण श्री बद्रीनाथ मंदिर में जाकर भगवान को डोली में लेकर निकालते हैं और उर्वशी मंदिर पहुंचते हैं। उर्वशी मंदिर में ग्रामीण भगवान कुबेर जी का महाअभिषेक पूजन कर भोग अर्पित करते हैं और फिर शाम को पुनः भगवान बद्रीश पंचायत में विराजमान हो जाते हैं। सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं हम मॉनसून की। हालांकि यहां तो अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि 8 जून को केरल तट पर दस्तक देने के बाद मॉनसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद अब ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में करीब करीब पहुंच गया है। और अच्छी खबर यह है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 दिन में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को लू की थपेड़ों से मानसूनी राहत मिल जाएगी। 8 जून को केरल तट पर दस्तक देने के बाद मानसून तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा है। अभी तक मानसून तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक पहुंच चुका है, जबकि इसके जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो ये इलाका भी मानसूनी हवाओं की जद में आ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर ये पश्चिम बंगाल होते हुए 15 जून तक बिहार में प्रवेश कर जाएगा। जहां का कर्नाटका का हिस्सा कवर किया है, तमिलनाडु का हिस्सा कवर किया है, बे ऑफ बंगाल का हिस्सा कवर किया है। हम आने वाले 48 घंटों में ये उम्मीद करें कि ये थोड़ा सा और हिस्सा इस साइड का, वेस्ट कोस्ट का कवर कर सकता है। इसके अलावा मेजर जो पोर्शन है मानसून का वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहेगा, उसमें कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है काफी दिनों से। पूरा मानसून हम कवर कर सकते हैं आने वाले 48 घंटों में। इसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का सिक्किम और थोड़ा बहुत जो बिहार का, ईस्ट बिहार टच करें। चलिए आपको बताते हैं मानसून किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अब तक हवाओं ने कहां-कहां दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम इलाकों में मानसून एक्टिव हो चुका है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में मानसून की गतिविधियां नजर आने लगी हैं। किसी भी वक्त मुंबई में मानसून दस्तक दे सकता है। मुंबई में कई इलाकों में प्री मानसून फुहारें देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो बुधवार तक मुंबई में पूरी तरह मानसून एक्टिव हो जाएगा। गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में मानसून एक्टिव हो चुका है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में 20 से 25 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून के आने की आहट है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ 28 से 30 जून के बीच मानसून आ सकता है। छत्तीसगढ़ में 15 जून तक मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है। ओडिशा में 15 से 17 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 जून से 5 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। झारखंड में मानसून 17 जून तक आने की संभावना जताई गई है। गोवा में भी मानसून करीब करीब पहुंच चुका है और यहां पर्यटक बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2-3 दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी से जल्द ही निजात मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली की हवा बदलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जून के बाद दिल्ली एनसीआर इलाके में हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये हवा अरब सागर से नमी लेकर आएगी, जिससे बारिश के हालात बन सकते हैं। लेकिन मानसून की बात करें तो वो 30 जून के बाद ही दिल्ली पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में भले ही मानसून के पहुंचने में भी वक्त हो, लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। मैदानी इलाकों में भले ही गर्मी है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा है। बिल्कुल, एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टियां। ऐसे में हिल स्टेशंस पर वक्त बिताने के लिए ये सबसे बढ़िया मौका है। और क्या हो सकता है? हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ सैलानियों से गुलजार हैं। खिली हुई धूप है, खुला खुला नीला आसमान है
और पहाड़ों का नजारा शानदार है और इस हसीन नजारे का लुत्फ लेने के लिए सैलानियों की भीड़ जैसे उमड़ने लगी है। मैदानी इलाकों में भले ही सूरज की तपिश हो, लेकिन पहाड़ों का मौसम फिलहाल तो खुशनुमा है। उस पर स्कूलों की छुट्टियां हों तो घूमना तो लाजमी है। मैदानी इलाकों में चढ़ते पारे को देखते हुए लोगों ने पहाड़ों का रुख किया हुआ है। बहुत ज्यादा कंजेशन है, ओवर क्राउडेड, बहुत ट्रैफिक, 3-4 घंटे तो ऑन रोड लग रहे हैं। तो अदरवाइज एवरीथिंग वेदर बहुत अच्छा है, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो एक्चुअली वापस जा रहे हैं, हम शिमला थे एक दिन के लिए एंड देन अब बस वापस जा रहे हैं। आई थिंक शिमला में एंटर करके हमें 2 घंटे लग गए कि होटल तक पहुंचने में। शिमला एंटर करके बहुत ट्रैफिक था, बहुत। ये तस्वीरें कालका शिमला हाईवे की हैं। हाईवे पर मौजूद गाड़ियों की कतारें बता रही हैं कि हिमाचल का ये इलाका सैलानियों से किस कदर गुलजार है। दिल्ली में काफ़ी गर्मी है, 41 है, तो ऊपर अच्छा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है। बाकी हम लोग तो मशोबरा गए हुए थे, मशोबरा से हमने शिमला तत्तापानी विजिट किया, काफ़ी अच्छा लगा। और अब सर्दियों में एक बार स्नोफॉल का भी लेने के लिए ज़रूर आएंगे हिमाचल। पर्यटक यहाँ न सिर्फ मौसम का आनंद ले रहे हैं, बल्कि हसीन वादियों को निहार भी रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली से लेकर उत्तराखंड के नैनीताल तक तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कुल्लू मनाली में रोपवे इन दिनों आकर्षण का केंद्र है, तो याक की सवारी भी लोगों को खूब भा रही है। कुल्लू मनाली घूमने के लिए आए थे। फिलहाल हमने मनाली एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम रिवर राफ्टिंग की है अभी हमने यहाँ पर कुल्लू में आके। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे और क्राउड बहुत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, बट ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और मौसम यहाँ पर बहुत अभी अच्छा है, प्लीजेंट है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। हाल ही में हिमाचल में हुई बर्फबारी ने मौसम को पहले ही सुहाना कर दिया है। ऐसे में सैलानियों के लिए ये डबल गिफ्ट साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज सबसे बड़ी चुनौती माने जाते हैं। जहां पहले हार्ट अटैक को बढ़ती हुई उम्र की बीमारी माना जाता था, वहीं अब ये दिक्कत युवाओं के लिए भी आम होती जा रही है। ऐसे मुश्किल हालात में जानकारी और प्राथमिक उपचार ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दें कि ऐसे ही हथियार के इस्तेमाल के लिए गुजरात पुलिस को तैयार किया जा रहा है। इसी मकसद से सूरत में CPR थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में न सिर्फ पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की और CPR का तरीका बताया। आज के समय में हेल्थ इशू एक बड़ी समस्या और ज्यादा तब बन रहा है जब बुजुर्ग ही नहीं, युवा वर्ग भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है। ऐसी स्थिति में मरीज को CPR देना, उसे किस तरह से अप्लाई किया जाए, ये सीखना बेहद जरूरी है। एक यंग व्यक्ति को जीव बचावे वाला। सो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐसे ही CPR ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन किया और खुद CPR देने की तकनीक को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की। दरअसल गुजरात पुलिस को CPR देने की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। सूरत में आयोजित इस सेशन में मानव डमी पर सीने को पुश करते ये अधिकारी भी जिंदगी को मौत से छीन लाने का मानो तरीका सीख रहे हैं। इस CPR ट्रेनिंग सेंटर में 55,000 से ज्यादा जवान CPR की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जाहिर है हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को कम करने की ये कोशिश है। मुख्यमंत्री से पहले इस कैंप में खुद राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंड्रेसिया भी CPR तकनीक को समझने पहुंचे। यूथ में और हम कहीं भी रोड पर, अस्पताल, जाहिर स्थलों पर देखते हैं, कभी भी किसी को हार्ट अटैक का हमला आता है, तो वहीं अगर एक ट्रेनिंग वाला कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस जवान, सिक्योरिटी गार्ड, जो ये ट्रेनिंग के माध्यम के बाद ये उसका जीवन बचा सकते। CPR ट्रेनिंग पूरा गुजरात में शिक्षक, पुलिस और सभी डिपार्टमेंट में अभी सिखाया जा रहा है।
लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे के बीच इस मुहिम का हिस्सा गुजरात में सभी विभाग के कर्मचारियों को बनाया जाएगा। कैंप में पुलिस जवानों को सीपीआर के फायदे बताने के साथ साथ सीपीआर देने का तरीका भी समझाया गया। हम चाहते हैं कि गुजरात के हर एक जिले में हर एक पुलिस ऑफिसर और पुलिस के कर्मचारी जिन्हें सीपीआर के बारे में पर्याप्त माहिती हो और वो सीपीआर के माध्यम से लोगों का जीवन बचाने में कहीं ना कहीं काम आ पाए। आज गुजरात के डॉक्टर सेल के साथ मिलकर गुजरात में कुल मिला के 55,000 पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। हार्ट अटैक आने पर किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए गुजरात में जगह जगह ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से बदलती लाइफस्टाइल के बीच बुजुर्गों के साथ अब युवाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में गुजरात सरकार की जिंदगी बचाने की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है इस ट्रेनिंग कैंप से सीखकर खासतौर से पुलिस के ये जवान कई लोगों की जिंदगी बचाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को विराम दिया जाए। इसका घड़ी आ गया है, लेकिन आज मैंने घड़ी नहीं पहनी है। स्टूडियो क्लॉक, जो स्टूडियो की घड़ी है, वो इशारा कर रही है। लेकिन चाय के साथ और नई खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जान, हमारा और आपका चाय और खबरों वाला रिश्ता तो अटूट है भाई। इस रिश्ते में कल फिर चाय और अच्छी खबरों की मिठास को लेंगे। बिल्कुल, चाय की तो खासियत ये है कि रिश्तों को बनाती है। चाय के साथ अच्छी अच्छी खबरें भी मिल जाएं तो कहने ही क्या। चलिए फिर कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 5 बजे चाय पर चर्चा में गुड न्यूज टुडे पर।